नमस्कार। बजट 2025 लगातार हम इस बजट को आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना एक और आम बजट पेश किया और यह आम बजट जब पेश किया गया तो उस बजट के पेश करने से पहले जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों से कहीं ज्यादा, उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, बल्कि उन उम्मीदों से कहीं ज्यादा जो है और उम्मीदें और आशाएं दे गया है बजट। हम लगातार बजट पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार बात होती थी, पिछले कई सालों से बात होती थी कि बजट में आम लोगों के लिए क्या है, बजट में सैलरी क्लास के लिए क्या है, जो टैक्स पेयर है उनके लिए क्या है। आपको अच्छी तरह से याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार टैक्स पेयर को लेकर उनकी पीठ थपथपाते रहे हैं कि उनके कारण देश के जो ग्रोथ इंजन है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस बार बजट में जो टैक्स पेयर हैं उनको एक बम्पर छूट मिली है। 10 लाख की लोग उम्मीद कर रहे थे, 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, लगभग हर सेक्टर के लिए कुछ बड़े ऐलान किए गए। और इस बजट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि सरकार के विरोधी भी इसका विरोध करने में हिचकिचा रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकली बयान तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आर्थिक रूप से कहें तो बजट पर विरोधियों के पास कहने के लिए शब्द जो हैं वो कम पड़ गए हैं। और हम लगातार, जैसे मैंने कहा कि बजट की बात कर रहे हैं, मैं अशोक श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव हैं और हम अगले 2 घंटे में आपको बजट की कुछ और सेक्टर वाइज आपको इस बजट की जो खूबियां हैं या अगर कमियां हैं या अगर चुनौतियां हैं वो सब समझाने की कोशिश करेंगे। प्रखर। बिल्कुल, और बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। जिस बजट का इंतजार मिडिल क्लास इतने सालों से कर रहा था, वो बजट, वो सपना आज इस बजट में पूरा हुआ। ना केवल मिडिल क्लास का ख्याल रखा गया, बल्कि स्वर्णिम भारत, विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बजट मील का पत्थर साबित हो सकता है। हम अगले 2 घंटे में जब चर्चा करेंगे तो हमारे साथ होंगे डॉक्टर NC महेश्वरी, प्रेसिडेंट फार साइड ग्रुप के, प्रोफेसर अश्विनी महाजन हमारे साथ होंगे, इकोनॉमिक एनालिसिस्ट, और इसके अलावा निलय वर्मा भी हमारे साथ होंगे जो CEO हैं प्रीमस पार्टनर ग्रुप के। लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, बजट में क्या खास हुआ ये हम आपको बताएं, उसके पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा देश के नागरिकों को विकास में भागीदार बनाने का बजट। इनकम टैक्स छूट का सभी आय वर्ग के लोगों को होगा फायदा। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सर्वोच्च प्राथमिकता। आयकर विधेयक अगले हफ्ते संसद में आएगा। आम बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए। 4 साल तक भर सकेंगे संशोधित ITR। अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना की घोषणा। देश के 2.25 करोड़ किसानों को होगा फायदा। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन होगा शुरू। KCC से 5 लाख तक का मिलेगा लोन। और बजट में मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड पर जोर। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड। बनेंगे AI एक्सीलेंस सेंटर। 5 साल में बढ़ेंगी मेडिकल की 75,000 और IIT में 6,500 यानी 6,500 सीटें। 36 जीवन रक्षक दवाएं होंगी ड्यूटी फ्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा है कि आज भारत के विकास की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। और PM ने कहा कि हमने हर सेक्टर्स में युवाओं के लिए खोल दिए हैं और बजट एक बल गुणक है। यह बजट और बचत को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है।
ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। और इस साल का बजट कई मायनों में अहम है, जिनमें टैक्स स्लैब से लेकर आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कनेक्टिविटी सभी का ध्यान रखा गया है, या यूं कहें कि सभी वर्गों का ध्यान रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। केंद्रीय रेल, आईटी और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बजट पर दूरदर्शन न्यूज से विशेष बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने बजट को लेकर, आइए सुनते हैं। देश भर की नज़र आम बजट पर है। आम जनता हो, किसान, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा या फिर उद्योग जगत, सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ है रेल, आईटी और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जिससे हम इस बजट की प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे और ये बजट कैसे अर्थव्यवस्था को गति देगा, इस पर बात करेंगे। सर, दूरदर्शन न्यूज़ पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले इस बजट पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इस बजट की प्राथमिकता क्या देखते हैं आप? लक्ष्य क्या है इस बजट का और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव देख रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बजट दिया है जिससे आज मध्यम वर्ग परिवारों में खुशी की लहर उठी है। आप देखिए, 12 लाख रुपए की सालाना आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे बहुत एक पूरी समाज में, पूरे इकोनॉमी में बहुत अच्छा एक प्रभाव आएगा। हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ ज़्यादा बचत कर पाएंगे, अपने घरों में अच्छे बेहतर सामान ले आ पाएंगे, अपने घर बनाने के लिए उनके पास पैसे ज़्यादा बचेंगे। बहुत बड़ी ये सौगात है और इसके लिए और बजट को फिर भी बैलेंस करके रखा गया है कि आज फिस्कल डेफिसिट कम किया है, 4.4% पे लाए। साथ ही साथ जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो काम था वो काम भी मेंटेन रखा है। 11,20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। तो देश की जो ग्रोथ है, इनोवेशन है और साथ ही साथ जो मध्यम वर्ग परिवार और गरीब परिवार और किसान परिवारों में जो ज़रूरतें हैं उन सब को मेंटेन किया। ये अद्भुत बजट है, बहुत ही वाकई एक बहुत ही अच्छा बजट है। सर, मोदी सरकार की ये प्राथमिकता रही किसानों की आमदनी को दुगनी करने का। इस बजट में किसानों के लिए क्या विशेष है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे और मजबूत किया जाए? एक बहुत ही समावेशी बजट है किसानों के लिए। हर तरीके से उनके लिए प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो, उनके प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन कैसे हो, किस तरह से बेटर क्वालिटी के सीड्स मिल सके, किस तरह से बेटर स्टोरेज हो, हर तरह से ध्यान दिया गया है। पल्सेस का एक आत्मनिर्भर होने का बहुत बड़ा मिशन हाथ में लिया गया है। तो एक तरीके से किसानों के जीवन में जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ का ध्यान रख के बजट बनाया गया है। शिक्षा क्षेत्र की बात करें सर, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बात करें, इस बजट में कुछ स्पेशल प्रावधान इनके लिए? हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक कैंसर की सुविधा, कैंसर के ट्रीटमेंट की सुविधा हो, ये एक बहुत बड़ा मिशन हाथ में लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और आपने देखा कि पिछले कुछ समय में एक एक करके हर परिवार के जीवन में एक अच्छी सुलभ, अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विस हो, उसका एक प्रधानमंत्री जी ने एक नया मॉडल बनाया। पहले आयुष्मान भारत लाए, उसके बाद में
जो हमारे 70 वर्ष से अधिक आयु के हमारे सीनियर्स हैं उनके लिए एक सुविधा लेके आए। आज हर जिले तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक बहुत बड़ा फैसला आज बजट में अनाउंस हुआ है। साथ ही साथ एक तरीके से जो जितनी भी मेडिसिन्स या जो ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनको इंपोर्ट करना पड़ता है उनके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी, तो एक तरीके से हर आयाम पे ध्यान दिया गया है। सर, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, रक्षा क्षेत्र की बात करें, हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें या फिर साइबर सिक्योरिटी को लेकर, इस पे सर इस बजट में कुछ? देखिए, बजट में आईटी सेक्टर पे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे बहुत बड़ा फोकस है। इलेक्ट्रॉनिक्स में फिनिश्ड प्रोडक्ट भारत में अच्छा मैन्युफैक्चर होता है। 110 बिलियन डॉलर का मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हो चुका है, करीब 25 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। आज जो बजट में सुधार किए गए हैं कंपोनेंट्स के लिए, किस तरह से कस्टम्स की ड्यूटी कम हो, किस तरह से कस्टम्स की स्लैब कम हो, किस तरह से वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो, किस तरह से जो मशीनें बाहर से लेके आते हैं और उससे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो सब चीज़ें, उसका जो टैक्स वाला ट्रीटमेंट होता है, टैक्स का जो रिफॉर्म चाहिए, वो सारे रिफॉर्म्स आज माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किए। उससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, वो सब के सब बहुत ही आगे बढ़ेगी। मुझे अंदाज़ा है कि आज के इस प्रयास से, आज के माननीय वित्त मंत्री जी के सुधार से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कई गुने बढ़ेगी और जो आज 25 लाख लोगों को रोज़गार है इसमें, वो बहुत जल्दी आने वाले 5-6 वर्षों के अंदर अंदर 1 करोड़ से ऊपर रोज़गार जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हम नवीनीकरण ऊर्जा की बात करें अगर, तो चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को लें या फिर सौर ऊर्जा को, इन क्षेत्र में भी क्या बड़ा कोई निवेश, इस तरह का कोई ढांचा बनाया जा रहा है? आज के बजट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है। एक तो न्यूक्लियर एनर्जी का अनाउंसमेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी सबसे क्लीन एनर्जी होती है, तो इसके ऊपर जो आज फोकस दिया गया है, और विशेषकर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर का जो टारगेट लिया है, इसमें रेलवे भी बहुत बड़ा योगदान देगी, क्योंकि रेलवे को करीब 10,000 मेगावाट की बिजली की ज़रूरत पड़ेगी 2030 तक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन बनाकर रेलवे को पूरा विद्युतीकरण किया है, तो इससे बहुत एक देश में जो नॉन फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी है उसके लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। सर, हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है, 8-10 वर्षों में रेलवे में कई अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं, या यूँ कहें कायाकल्प हुआ है। अब सर रेलवे का बजट भी काफ़ी बढ़ा। इस बजट में सर रेलवे के विस्तार, आधुनिकीकरण, यात्री सेवा को और बेहतर बनाने के लिए कुछ बहुत बड़ा अलॉटमेंट दिया माननीय वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से रेलवे को लगातार सपोर्ट किया उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। 2,52,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है रेलवे के लिए। नए लाइंस, डबलिंग, ट्रिपलिंग, सेफ्टी पे पिछले साल 1,14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इस साल 1,16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बजट में रखा गया है। बहुत बड़ा ये एक तरीके से हमारे यात्रियों की जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। इस बजट में 4,60,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स इंक्लूड हुए हैं, जिसमें नई लाइनें हैं, डबलिंग है, ट्रिपलिंग है, क्वाड्रुपलिंग है, नए लोको बनाने का है, नए ट्रेन्स बनाने का है। तो अगर हम कुछ ही चीज़ें अगर इसमें से उठा के देखें तो 100 अमृत भारत ट्रेन्स, 50 नमो भारत ट्रेन्स, 200 वंदे भारत स्लीपर और ये चेयर कार मिला के वो इसमें इंक्लूड हुई है। तो एक तरीके से पैसेंजर्स के लिए बहुत ही एक अच्छी सुविधा है। करीब 17,000 नए जनरल कोच और एक तरीके से एक जो लो इनकम और मिडिल इनकम, मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए रेलवे की बहुत सुविधाएं बढ़ेंगी, ऐसा इस बजट से स्पष्ट है। रेल के अलावा भी बात अगर करें सर हम सड़क परिवहन की, सड़कों की या फिर हवाई कनेक्टिविटी को, जल मार्ग की, इसमें भी बजट में कुछ नया हवाई कनेक्टिविटी या फिर एयरपोर्ट्स के नए साधन, नए तरीके से एयरपोर्ट बन पाएँ और कैसे हमारे जो छोटे शहर हैं उन शहरों तक भी एयरपोर्ट पहुँचे, उनमें भी एयरपोर्ट बने, उनमें भी फ़्लाइट आए, उड़ान की जो व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी वो भी आगे बढ़े। इन सब चीज़ों का ध्यान इस बजट में रखा गया। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़रूरी चीज़ है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने से भविष्य की ग्रोथ मेंटेन होती है। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने अच्छा बैलेंस किया है, कैपेक्स भी रखा है बजट में और मध्यम वर्गीय परिवारों को रिलीफ भी दी है, किसानों की प्रोडक्टिविटी के लिए भी ध्यान रखा है, तो साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट का भी ध्यान रखा है। एक ये बहुत ही अद्भुत बजट है, बहुत ही अच्छा बजट है और ये एक ऐसा बजट है जिससे कि हमारे देश में
हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। सर अंतिम सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, 5G 6G के विस्तार को लेकर के अगर हम बात करें तो इस बजट में क्या उसके विस्तार को लेकर भी कुछ? सेमीकंडक्टर और एआई मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन और एआई मिशन आज के हिसाब से, आज के इस युग में, आज की टेक्नोलॉजी की रेस में भारत को इसमें आगे आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये दोनों मिशन पे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं का ध्यान रहता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो हमेशा पूरी की है, और आज के बजट में इन दोनों सब्जेक्ट्स पे भी बहुत अच्छा फोकस किया गया है। जितना फंड चाहिए उतना सारा फंड बजट में रखा गया है। दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो रेलवे और आईटी मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव वो अपनी बात रख रहे थे। आपको याद होगा एक समय था जब रेल का अलग बजट होता था, पूरे दिन रेल बजट पर चर्चा होती थी, लेकिन अब रेलवे जो है वो भी आम बजट का हिस्सा है। तो हमारा रेल मंत्री को आप सुन रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बजट पर चर्चा जारी रहेगी और हम आपको लगातार जो रिएक्शन है बजट पर जो आ रहे हैं वो आपको लगातार बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। सर आप ये बिल उस काउंटर पे जमा कर दीजिए। आंटी जी मुफ्त इलाज की बधाई हो। मुफ्त इलाज? हाँ मुफ्त इलाज। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली वालों को 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बजट 2025 की, जो बहुत ही ऐतिहासिक बजट साबित हुआ है। मिडिल क्लास के लिए कई सौगातें लेकर आए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अश्वनी महाजन, डॉक्टर NC माहेश्वरी और निलय वर्मा जी। तो अश्वनी जी, आपसे शुरुआत में करना चाहूँगा, क्योंकि जो सारा फोकस है वो पूरा जो है वो इनकम टैक्स पे आकर टिक गया है, टैक्स स्लैब्स पे आकर टिक गया है। और लोग कल्पना कर रहे थे 10 लाख भी खुश होने वाले थे, ये तो बम कर दिया 12 लाख। क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि सबसे लोकप्रिय बात तो इस बजट में यही है, लेकिन यदि गहनता से विचार करें तो यह बजट जो है वो केवल इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है। वास्तव में पूरी अर्थव्यवस्था को एक इस बजट में स्थान मिला है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हमारे साथ समस्या ये है कि जब से कोविड समाप्त हुआ है, हमारी जो ग्रोथ ज़्यादा होने के कारण मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन भी बढ़ा है, लेकिन कई की कंपोनेंट्स में हमारी विदेशों पर निर्भरता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं और रुपया भी पीछे कुछ समय से डाउन जाने लगा है। तो ऐसे में
जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जिसको हम सनराइज सेक्टर्स कहते हैं, ईवी और सोलर और तमाम ऐसे, जिसमें कंपोनेंट्स के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, अभी उसके लिए प्रयास शुरू हुआ है। जो टैरिफ भी कम किए हैं उसमें भी खास तवज्जो इस बात पे दी गई है कि ऐसे जो की रॉ मटेरियल्स हैं, क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हैं जो हम नहीं उत्पादित करते, उनके ऊपर हम टैरिफ कम करें। लेकिन इस बजट की एक खास बात ये है कि कृषि को इसके अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। अब आप ये देखिए कि कृषि में हमारे पास कई चीज़ों में सरप्लस प्रोडक्शन है और कहीं पर डेफिसिट है, और वो जो डेफिसिट है वो हमारा दूसरे देशों पर निर्भरता को बढ़ा रहा है। जैसे पल्सेस हैं, जो हमारा ऑयल सीड्स हैं, ऐसे में पल्सेस के ऊपर विशेष एक मिशन को लेकर के चले हैं, अगले 5-6 साल के अंदर हम आत्मनिर्भर बन जाएं। उसी प्रकार से कपास का मिशन है, तमाम प्रकार के दूसरे उपाय हैं। और ख़ास तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि रूरल इनकम्स को बढ़ाने का जो प्रयास है, क्योंकि एक जब तक हमारे 70% लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी तो देश की आमदनी नहीं बढ़ सकती। तो ऐसे में वहाँ रूरल रोड्स बनाना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, और ख़ास तौर पर जो फूड प्रोसेसिंग और तमाम ऐसे उपाय हैं जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बजट में वो एक जिसको हम कहें कि एक बैलेंस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था को साधने का प्रयास हो रहा है। हालांकि बातचीत अभी भी उसी इनकम टैक्स के रेट्स पर ही चल रही है। जाहिर सी बात है कि वो एक हिस्सा होता है इनकम टैक्स पूरे बजट में, लेकिन पूरा का पूरा मीडिया और सब लोग जो है उसी पर फोकस, लेकिन उस पर चर्चा हम ज़रूर करेंगे। पर आपने जो बात की उस पर मैं हूँ, लेकिन उससे पहले जो प्रखर ने सवाल उठाया तो उस सवाल को, क्योंकि जो टैक्स में जो छूट मिली है लोगों को, वो एक बड़ा मुद्दा है, इस पर सुबह से काफ़ी बात हो चुकी है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे सर, हमारे साथ जो है फार साइट ग्रुप के महेश्वरी जी हैं। महेश्वरी जी, जो फार साइट आप कर रहे हैं, अब ये जो लोगों का पैसा बचेगा 80,000 रुपये जो अगर आम आदमी का, तो आपकी फार साइट क्या कहती है, ये पैसा कहाँ जाएगा और देश की ग्रोथ इंजन, क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत जो है 2047 तक विकसित भारत होगा, तो वो जो पैसा आएगा बचेगा वो कहाँ जाएगा, किस तरह से वो उसका खर्च होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो मैं मान के चलता हूँ कि रफली जैसे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि करीब 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स में उन्होंने इजाफा दिया है, और अगर हम उसका एवरेज रेट उस स्लैब का 15% मान के चलें तो करीब 6 टाइम। इसका मतलब है हमारे मार्केट में 6 लाख करोड़ रुपीस मार्केट में आने वाला है। अब इस 6 लाख में नेचुरली एक हमने विकल्प दे दिया है, हमने उनको एम्पावर्ड कर दिया है कि आप चाहें तो इसको सेविंग करें। इसका मतलब ये नहीं सेविंग में बेनिफिट नहीं मिल गया तो आप सेविंग करना चाहें तो नहीं कर सकते। आप सेविंग करना चाहें सेविंग करें, कंज्यूम करना चाहें कंज्यूम करें। आपको एक चॉइस दे दी गई है कि आपको जो बेस्ट रिटर्न लगे उसमें आप जाइए और मार्केट डिटरमिन्ड रेट में जाइए। गवर्नमेंट द्वारा नज़ी रेट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार ने आपको प्रोत्साहन दे दिया तो हो सकता है आप अच्छी स्कीम ना दे के लोअर स्कीम में चले गए। आज तो आपको टैक्स मिल गया, लेकिन हो सकता है उस स्कीम की परफॉर्मेंस ही अच्छी ना हो। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये जो पैसा है इसमें से कम 30 से 40% तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही आएगा। जो 60% पैसा खर्च भी होगा तो अल्टीमेटली एक तो उसे जीएसटी मिलेगा। तो मुझे लगता है जो हमने पैसा ये कहीं पे फोरगो किया है डायरेक्ट टैक्स में, वो इनडायरेक्टली हमारे को जीएसटी की वाइनेंसी से मिलेगा। जैसा कि हमें देखने को भी अभी हमें नज़र आ रहा है, अगर 1 लाख करोड़ हमने डायरेक्ट टैक्स में रिबेट दी है और करीब 2 लाख करोड़ हमने टैरिफ्स में, जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट का हमारा इम्पोर्ट है उसमें हमने बेनिफिट दिया है, तो इतना जो हमंगस इतना अमाउंट जो हमने दिया है उसके अगेंस्ट ना तो हमने कोई डायरेक्ट टैक्स कोई चीज़ बढ़ाई है, ना हमने बोरोइंग्स बढ़ाई हैं। तो अल्टीमेटली ये पैसा कहाँ से आ रहा है? दो ही इसके उपाय हैं, या तो हम टैक्स वाइनेंसी पे विश्वास कर रहे हैं और या हम कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेस्ट्रिक्ट करने की सोच रहे हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेस्ट्रिक्ट करना एक कंसिक्वेंशियल इफेक्ट आ जाएगा, जो कि ऐसा नहीं। इसका मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट और हम यही मान के चल रहे हैं कि जो 60% जो पैसा आ रहा है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। अगर हम मल्टीप्लायर इफेक्ट को 8 भी पकड़ के चलें तो मुझे लग रहा है जितना पैसा इन्होंने फोरगिव किया है उससे ज़्यादा शायद जीएसटी अलोन से ही आपको मिल सकता है। उसके बाद आपको रोजगार मिलेगा तो आपका नेक्स्ट फायर इंजन चालू होगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी कंजप्शन बढ़ेगी तो मार्केट फ्री है और लोग इंडस्ट्री लगाएंगे, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी।
तो एक जो साइकिल जो हमें पिछले एक साल से सुनने को मिल रहा था कि शायद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्ट्रेस्ड है, अगर हम PMI रेशो की भी बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का जो स्थान आज से 10 साल पहले होता था काफ़ी नीचे होता चला गया। सर्विस सेक्टर हमारा काफ़ी इजाफे में रहा है, उसने काफ़ी एक सुपर पोजीशन ली है, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग पोजीशन अगर 30% ऑफ GDP से कम है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ की ज़रूरत है। उसके चलते हुए मुझे लगता है ये जो पूरा पहिया है, एक इन्होंने इस ढंग से बजट को एक लॉन्ग टर्म बोर्ड में स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम पहले एक ग्राउंड रियलिटीज़ को पूरा करेंगे, उससे हम एक सीडिंग करेंगे, सीडिंग से जो पैसा आएगा वो रीइन्वेस्ट होगा, रीइन्वेस्ट होने से कैपिटल फॉर्मेशन होगी और अल्टीमेटली जो हमारा विकसित भारत है उसके चलते हुए हम उसको ले पाएंगे। तो नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सरकार ने, क्योंकि सरकार का कई तरह के मैनेजमेंट की चिंता, फिस्कल डेफिसिट, जो फिस्कल प्रूडेंस की बात आती है, और ये जो पैसा है ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी में घूमेगा, अगर आम आदमी की बात, आम लोगों की भाषा में, ये जो अर्थव्यवस्था में घूमेगा, तो इससे क्या आप देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज करने में सरकार को कितना जो है आपको लगता है कि सहूलियत होगी? मेरे ख्याल से बहुत सहूलियत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ये रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट है। मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि टैक्स के बारे में काफ़ी बोला गया है, रिफॉर्म भी है। एक शहर तो कह सकते हैं परफॉर्म भी है इसमें, परफॉर्म मिडिल क्लास के लिए परफॉर्म भी हो गया। बिल्कुल। आप शहरी अर्बन एरिया को ले लें, एक चैलेंज फंड की घोषणा की गई है जहां पर बोला गया है कि 25% तक हम आपको देंगे, बट उसमें यह भी बोला गया है बाकी आपको प्राइवेट सेक्टर से या बैंक से लाना है। इसका ये मतलब है कि हमारे शहर, हमारे सिटीज़ हैव टू बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल। एक वो रिफॉर्म, बिकॉज हम सब शहर में रहते हैं, शहर की सुविधाएं लेती हैं, सो वो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी पॉइंट जो मैं बोलना चाहता था, इट्स ऑल्सो अ फाउंडेशनल बजट एंड आई विल से वाई। जो हमारा फोकस ऑन पोषण, देन आपका एजुकेशन पे है, बस पोषण का ही ले लें, इतनी सारी स्टडीज़ बोलती हैं कि जो बचपन में 6 साल तक आपकी बहुत न्यूट्रिशन, जो आपकी लर्निंग है, वो इम्पैक्ट करती है योर एबिलिटी टू परफॉर्म। सो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण एक तरीके से फाउंडेशनल रिफॉर्म है जो लॉन्ग टर्म विकसित भारत की तरफ लेके जाएंगे। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ जो बोला गया है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, डिजिटल बुक्स एंड डिजिटल लर्निंग। हमारे मैनेजमेंट में आजकल सब बोल रहे हैं कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग होनी चाहिए लोगों की। वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग जब तक नहीं हो सकती है जब तक डिजिटल टेक्स्ट बुक नहीं आएंगी, डिजिटल में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो मेरा मानना है ये एक ओवरऑल बजट बहुत बैलेंस्ड बजट है। यस, टैक्स प्रोवाइड्स द टैक्स रिलीफ, provides the immediate consumption, but it also allows us for a long term growth. क्या इसीलिए अश्विनी जी, मैं देख रहा था लगातार सुबह से, पहले 2 घंटे तक तो विपक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आया, तो मुझे लगता है कि उनको काफ़ी स्टडी करना पड़ रहा था कि किस पॉइंट पर जाकर आलोचना करें। अब जो आलोचना आ रही है वो भी कोई कह रहा है कि भाई बिहार के चुनाव है इसलिए बिहार सेंट्रिक कर दिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि 1-2 चैनल में सुन रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता तारीफ भी कर रहे थे। हाँ, नहीं, इनकम टैक्स वाले एग्जैक्टली इनकम टैक्स में तारीफ करी शशि थरूर ने, और शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के, वो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा तो लग रहा है कि जैसे बीजेपी वाले मूड में आ गए उन्होंने इस तरह का। तो मतलब विरोध के लिए विरोध जरूर हो रहा है और होना भी चाहिए, विपक्ष का काम है, लेकिन कुल मिलाकर इसमें कमियां निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है विपक्ष को, ऐसा लगता है अश्विनी जी? देखिए, बाकी सब चीज़ों में तो कमी निकाल नहीं सकते हैं हम लोग, कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को पुश देने की बात है, एग्रीकल्चर को पुश देने की बात है, मेडिकल सीट्स बढ़ाने की बात है, हेल्थ को पुश देने की बात है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर को बांटने की बात है। एक ही बात पर जो राजनीतिक टिप्पणी आ सकती है कि क्यों आज बिहार को इतना पुश दिया गया है। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार और जो सबसे नीचे है पर कैपिटा इनकम में और जो सबसे ऊपर है राज्य, उसके बीच में 4.5 गुना का अंतर है, 5 गुना लगभग दोनों में अंतर है। क्या बिहार के लोग इस देश के नहीं हैं? क्या बिहार के लोगों की आमदनी को बढ़ाना इस देश की सरकार का कर्तव्य नहीं है? देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चाहे वो राजनीतिक कारणों से हो, किसी कारण से हो,
अगर बिहार में मखाना का मिशन लिया गया है या मखाना बोर्ड बनाया गया है या बिहार के अंदर IITs को प्रमोट करने की बात आई है, चाहे तो ऐसे तमाम जो प्रयास है वो बहुत पहले किए जाने चाहिए थे। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ बोर्ड बनाए जाते हैं, ख़ासतौर पर कृषि वस्तुओं के लिए, हम देख रहे हैं कि इस देश में टोबैको बोर्ड है तो मखाना बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। तो हमारा ये कहना है कि मखाना अब सुपर फूड है सर, मतलब मैं देख रहा हूँ घर घर में मखाने को लेकर जिस तरह इसलिए वो सुपर फूड है। इसलिए अशोक जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन सब के माध्यम से हमारे एक मित्र है वो झारखंड से थे, उन्होंने कहा कि कैसे वहाँ के लोगों की आमदनी को बढ़ाया गया थ्रू प्रमोटिंग द फिशिंग। तो इनलैंड फिशिंग को बढ़ावा दे करके वहाँ के तालाबों को ज़्यादा चौड़ा करके वहाँ फिशिंग को बढ़ावा दिया गया, उसके कारण वहाँ की आमदनी बढ़ी। तो अगर हम जिन लोग, जो बिहार के लोग मजबूरी में जाते हैं, मैंने अभी आपके चैनल पर ये बात कही कि जो हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ये ऑप्शन होना चाहिए, ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोग शहरों में जाएं। यह कोशिश होनी चाहिए कि वो लोग वहीं रहें, वहीं उनकी आमदनी बढ़े, क्योंकि उससे जो उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। और जो पिछले सालों में जो हमने देखा है कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से, चाहे वो हाउसिंग के माध्यम से हो, ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाकर हो, या बिजली, पानी, क्लीन फ्यूल, सैनिटेशन, इन सब के माध्यम से जो वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी बढ़ी है और अब लोगों का आकर्षण ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ना शुरू हुआ है। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अब जो कोविड के समय वहाँ चले गए थे वहीं बस गए हैं। तो ऐसे यह आकर्षण और बढ़े और हमारे 70% लोग जो गांवों में रहते हैं उनका बेहतर जीवन हो, इससे बेहतर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। डॉक्टर एनसी प्रखर, एक बात छोटी सी टिप्पणी इसी संदर्भ में, जैसे मखाने की बात चली ना, और हम लोग बात कर रहे थे कि भी विपक्ष के रिएक्शंस की, मैं देख रहा था कि पंजाब के जो सांसद हैं वो ये कह रहे थे कि भाई पंजाब के जो किसान हैं वो बॉर्डर पर बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, और बिहार को तो ये समझना चाहिए कि सिर्फ उस किसान की बात थोड़ी होगी जो बॉर्डर पर आके बैठ जाएगा। बिहार का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान गरीब है, वो उसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश में? मतलब ये अजीब सा तर्क है। बिल्कुल। एनसी महेश्वरी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बजट पे जब चर्चा होती है तो कुछ खास मुद्दों पर, आज हम बार बार इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, या कुछ खास मुद्दों पर, कुछ खास चीज़ों पर नजर है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि जो बहुत साइलेंट फीचर की तरह इस बजट में इस पर कम चर्चा हो रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा? महेश्वरी जी, बजट में देखिए 3 चीज़ें अहम होती हैं। सबसे पहले तो ये निसंदेह एक रिसीट एंड पेमेंट का, हमारी इनकम का और क्या उस ढंग से खर्चा हो रहा है उसका एक आकलन है। दूसरा, ये रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करना है, और कहीं ना कहीं ये रीबैलेंस ऑफ इनकम भी करता है। क्या जब हम देखते हैं कि हायर इनकम को हायर टैक्स लगता है, लोअर को कम लगता है या रिबेट मिलती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक फोकस होता है कि जो ज़्यादा कैपेसिटी है उससे ज़्यादा टैक्स लेके और वहाँ पे किया जाए, तो कहीं ना कहीं रीबैलेंसिंग ऑफ आपका इनकम भी होता है। थर्ड जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है मैनेजमेंट ऑफ डेट। आज गवर्नमेंट का या इंडिया का जो आज से कुछ साल पहले तक 76% ऑफ GDP जो डेट था वो करीब अब 83% तक हो गया है, और ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी कंट्रीज़ में इससे भी ज़्यादा है, बट 83% जहाँ हमारी सेविंग ओरिएंटेड इकोनॉमी थी। अगर हम आज से 10 साल पुरानी बात करें तो हमारा GDP का 35% स्मॉल सेविंग्स में लगता था, जो रिड्यूस होकर आज 27 और 26% रह गया है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बजट का एक हिस्सा है, जिसकी मुझे लगता है कि आज ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, बट उन्होंने उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने 2-3 डिसीजन बड़े अच्छे लिए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि हम बोरोइंग्स को नहीं बढ़ाएंगे। अब ये देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमने नेट डिस्पोजल इनकम जो हमने टैक्स में रिबेट दिया और आज इकोनॉमी में पैसा आया, अगर हम वही अगर बोरोइंग बढ़ा लेते तो पैसा फिर गवर्नमेंट के पास आ जाता। इससे मतलब मार्केट फ्लो करने के लिए जो हम कैटलिस्टिक इफेक्ट और जो मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो मार्केट को मिलता ही नहीं। तो एक उन्होंने बोरोइंग्स पे सीमा को लगाया, दूसरा उन्होंने उसको करते हुए भी डेफिसिट फाइनेंसिंग को आगे की बात नहीं करी, ना रूरल में कोई ऐसा बात किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं और बजट की एक इंटेंशन है कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल रहे।
कहीं पे भी उन्होंने लीकेज की बात नहीं करी, कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कहीं फिस्कल को मिसमैनेजमेंट करें या कहीं पे लिवरेज ऐसी दे दें कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो टारगेट इन्फ्लेशन से किसी तरह से बढ़ जाए। तो जब हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इनकम बढ़ेगी और हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है वो मैनेज रहेगा, हमारा डेट बढ़ेगा नहीं, तो नेचुरली ओवरऑल जो समृद्धि है, ओवरऑल जो प्रॉस्पेरिटी है वो ऑटोमेटिकली फ्लो करेगी। और जब एक अल्टीमेटली जो बिजनेस है वो बिजनेस एनवायरनमेंट से चलता है, बिजनेस एक सेंटिमेंट से चलता है। आप हमारी चाहे स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे इकोनॉमी की बात करें, चाहे बाहर से जो FDI आएगी, आज पिछले 3 साल में हमने देखा कि FDI सबसे ज़्यादा इंडिया में आई, लेकिन FDI कब आएगी? जब उनको यहाँ पे लगेगा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेंसी है। आज हमारी रेजिलियंस क्या है, आज हमारी वाइब्रेंसी ऑफ इकोनॉमी क्या है, आज अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो हमारे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में कोई बीच में कहीं हमारे को स्पॉट्स नज़र नहीं आ रहे थे, या कंटिन्यूसली पिछले 6 महीने से फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे वो लगातार बिकवाली कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो हमें थोड़ा सा इकोनॉमी में पैचवर्क नज़र आ रहा था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो हमारी डायरेक्ट फ्लो थी, डायरेक्ट जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की फ्लो थी, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर की फ्लो थी, शायद उन्होंने इसको एक्लिप्स कर दिया। वो इसको एक तरह से ग्रहण लगा, उनको ये जो छोटे नैरेटिव्स थे वो समझ में नहीं आए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारे इंजन अब चल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कंड्यूसिव नहीं है या हम ग्रोथ नहीं करेंगे। इट वाज ओनली ए टेम्परेरी सेटबैक, लेकिन हमारे इंजन पूरे फायर पे हैं और हमारे को एक्सीलेटर भी है, खाली एक गियर बदलने की जरूरत थी, क्योंकि गियर बढ़ाने से एक साथ स्पीड मिलती है। और मुझे लगता है आज बजट ने वो गियर में बढ़ा दिया। जब आप गियर बदलने की बात करें उस पर हम चर्चा करेंगे कुछ ही देर में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी उनके साथ एक्सक्लूसिव जो है, DD एक्सक्लूसिव जो है वो भी आप सुनेंगे, वो क्या कह रही हैं अब बजट पेश करने के बाद, जबकि सबकी निगाहें उन पर हैं, तो वो उनके रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, ओवरऑल क्या वो संतुष्ट हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अश्विनी जी एक बात जो ये आई कि इन्वेस्टमेंट की बात आई, तो मुझे ध्यान आया सबसे ज़्यादा लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकता है, क्योंकि 100% FDI की बात हुई। अब आप तो स्वदेशी जागरण मंच से भी जुड़े रहे, तो मैं आपको रोक रहा हूँ।